हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके फाइनेंशियल फंक्शन के अगले सीरीज में। फाइनेंशियल फंक्शन का जो हमारा अगला सीरीज है, आज हम जानने वाले हैं जो एमएस एक्सेल के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला फंक्शन होगा वो है ड्यूरेशन का, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो इफ़ेक्ट का है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्रुप में जो हमारा ये फंक्शन है ड्यूरेशन और इफ़ेक्ट का, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों इस फंक्शन को लेके। आप जब यूज करेंगे आप सोचे नहीं होंगे कि इसमें कितना इसमें अच्छे से काम होता है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी हम कोई नई सीरीज़ की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ड्यूरेशन और इफ़ेक्ट क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि ड्यूरेशन के बारे में, ये ड्यूरेशन क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन में। देखिए ड्यूरेशन फंक्शन क्या होता है कि ड्यूरेशन फंक्शन बॉन्ड की मैकाले अवधि निकालने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए मैकाले अवधि क्या होता है कि मैकाले अवधि एक माप है, एक यूनिट है, एक मेजरमेंट की यूनिट है जो बॉन्ड के कैश फ्लो के समय भारित औसत को गणना करता है। इसका मतलब है कि यह बताता है कि बॉन्ड का औसत समय अवधि कितना है जब तक हम अपने पैसे वापस पाते हैं। अब देखिए इसका एक सीधा सा मतलब है कि जो ड्यूरेशन फंक्शन है वो क्या काम करता है कि जैसे जो आपने बॉन्ड ख़रीदा है, किसी कंपनी से आपने जो बॉन्ड ख़रीदा है, उस बॉन्ड को कितने समय बाद हमको उस बॉन्ड में हमको इसका कैश फ्लो मिलने वाला है। देखिए कैश फ्लो का मतलब होता है दोस्तों कूपन प्लस मूलधन। कूपन और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब ब्याज और मूलधन हमको कितने समय में मिलने वाला है, वो जो समय हमको लग रहा है वो उसकी गणना करता है ड्यूरेशन फंक्शन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अंतराल, है ना। कितने समय अंतराल बाद हमको हमारे बॉन्ड में कैश फ्लो मिलने वाला है, इसकी गणना करता है कौन? ड्यूरेशन। ठीक है, तो देखिए मैकाले अवधि क्या होता है कि मैकाले अवधि वित्तीय गणनाओं में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, विशेषकर बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के मूल्यांकन में, है ना। यह अवधारणा बॉन्ड की कैश फ्लो में जैसे हमने आपको बताया क्या, कूपन भुगतान मतलब कूपन पेमेंट और मूलधन की वापसी के समय भारित औसत को दर्शाती है। ठीक है, जो मैकाले अवधि है, जो ड्यूरेशन फंक्शन में काम करती है मैकाले अवधि, तो उसमें यही होता है कि जो हमारा कूपन है, जो इंटरेस्ट का कूपन, ब्याज का कूपन है, और जो मूलधन है उसकी वापसी होने में कितना समय लगेगा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए ड्यूरेशन फंक्शन यूज किया जाता है। देखिए जो मैकाले अवधि जिसको हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरेशन फंक्शन में। तो थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं कि मैकाले अवधि में जो मैकाले ड्यूरेशन है, तो इसके जो मेन पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि समय भारित औसत मतलब टाइम वेटेड एवरेज। टाइम वेटेड एवरेज क्या होता है कि मैकाले अवधि यह बताती है कि बॉन्ड को कैश फ्लो प्राप्त करने का औसत समय कितना है। ठीक है, जो यह मैकाले अवधि में क्या होता है कि जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड आपने ख़रीदा है, अब देखिए बॉन्ड हम बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, बॉन्ड क्या है, कूपन क्या है, इनकी सारी डिटेल वीडियो हम अपने सीरीज़ में पहले से ही डाल चुके हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं ये पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल फंक्शन है ना। तो आपको ये चीज़ पहले जानना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या है, कूपन क्या है, कैश फ्लो क्या होता है, उनको पहले आप जानिए। ठीक है, तो बॉन्ड के कैश फ्लो प्राप्त करने का जो औसत समय कितना है, यह बॉन्ड के सभी भविष्य के कैश फ्लो मतलब कूपन और मूलधन के समय और उनके वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखकर गणना की जाती है। अब देखिए ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो कूपन और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है
उन दोनों को किया जाता है एक करके, और उनके समय और उनके वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखकर इसकी गणना की जाती है। अभी हम इसमें और आगे देखेंगे कि कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो वर्तमान मूल्य की बात हो रही है ना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये क्या होता है। अब इसके बाद है ब्याज पर संवेदनशीलता यानी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। देखिए, मैकाले अवधि का उपयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति बॉन्ड की कीमत कितनी संवेदनशील है। अब देखिए, जैसा कि पहले हम आपको बताए थे कि जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है, चाहे 5% हो, 10% हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि ब्याज दरों में परिवर्तन, ठीक है। देखिए, ब्याज दरों में परिवर्तन, बिल्कुल जो ड्यूरेशन फंक्शन है, तो इसमें एक ऐसा पैरामीटर है यील्ड करके जो ब्याज की दर में परिवर्तन करता है, और वो कैसे करता है इसको भी हम जानेंगे। तो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति बॉन्ड की कीमत कितनी संवेदनशील है। आमतौर पर जितनी अधिक अवधि होगी, बॉन्ड की कीमत ब्याज दर में बदलाव के प्रति उतनी ही संवेदनशील होगी, ठीक है। अब देखिए, सिंटैक्स इसका क्या होता है कि सिंटैक्स में इस तरह से कुछ लिखते हैं हम, ड्यूरेशन, इसके बाद सेटलमेंट, मैच्योरिटी, कूपन, ये तो हम सब पहले ही आपको बता चुके हैं पिछले फंक्शन में। जब हम कूपन का फंक्शन पढ़ा रहे थे वहाँ पे सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, कूपन, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे जो हमको नया मिल रहा है वो है YLD करके है, यील्ड करके है। इसको हम थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में समझेंगे। बाकी सेटलमेंट और मैच्योरिटी तो आप जानते हैं ना, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए कि सेटलमेंट क्या होता है कि बॉन्ड की सेटलमेंट तिथि, मतलब जिस दिन बॉन्ड खरीदा गया वो डेट, और मैच्योरिटी क्या होती है कि जिस दिन बॉन्ड की पेमेंट दे है, मतलब जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी वो डेट, ठीक है। और बॉन्ड का वार्षिक कूपन रेट है ना, कि जो ब्याज दर है वो क्या है, 5% है, 10% है, 20% है, 3% है, कितना है, ठीक है, ये कूपन रेट। अब देखिए, मेन बात क्या होता है, यील्ड क्या होता है, जो YLD है। यील्ड क्या काम करता है कि बॉन्ड का वार्षिक यील्ड, ये काम क्या करता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जो यील्ड है हमारा, यील्ड पैरामीटर, ये क्या काम करता है कि एक वित्तीय शब्द है, क्या है, एक फाइनेंशियल वर्ड है जो निवेश पर अर्जित लाभ की दर को दर्शाता है। क्या करता है कि जितना हमने पैसा अपना निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर जो भी लाभ हमको प्राप्त हुआ है, तो वो लाभ हमको कितने परसेंट, मतलब किस रेट पर हमको लाभ मिला है, उसका रेट क्या है, इसको दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यील्ड पैरामीटर का, ठीक है। अब देखिए, ये यील्ड पैरामीटर फिक्स कैसे होता है, आमतौर पर वार्षिक आधार पर व्यक्त की जाती है। यह जो यील्ड का है, यील्ड का जो फार्मूला है, तो ये आमतौर पर वार्षिक आधार पर व्यक्त की जाती है कि एक साल, जैसे कि मान लीजिए हमने 10 साल के लिए पैसा लगाया, ठीक है, 10 साल के लिए हम कोई बॉन्ड खरीदे और हमको हर 3 महीने में कूपन मिलता है यानी ब्याज मिलता है, तो एक साल बाद हमको टोटल कितना ब्याज मिला, और उसमें हम ये हिसाब लगाते हैं कि जो हमको टोटल ब्याज मिला है तो वो उसका रेट क्या है, किस रेट पर हमको ब्याज मिला है। क्योंकि देखिए, जो मार्केट होता है ना, तो मार्केट की वैल्यू अधिक कम होती रहती है। जो शेयर मार्केट होता है या कोई भी ऐसा मार्केट जहाँ पे हमने बॉन्ड खरीदा है, तो वहाँ उसकी जो डेली का जो कैश फ्लो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और जब ये ऊपर नीचे होता है तो इसकी जो रेट है यील्ड की, ये भी बदलती रहती है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको क्या हाईलाइट किया कि ब्याज दरों में परिवर्तन, ठीक है। जो कूपन का रेट होता है, जो ब्याज का रेट होता है बॉन्ड में, जो कूपन का रेट है, अगर 5% फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगा, 5% आपको हमेशा मिलेगा जब तक आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। लेकिन जो यील्ड है, यील्ड का जो रेट है वो फिक्स नहीं रहता है, वो कभी आपको 3% भी दे सकता है, कभी आपको 5% दे सकता है, कभी 10% भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट वैल्यू हाई और लो होगी उसके हिसाब से यील्ड का रेट जो है तो फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए कि
यील्ड विभिन्न प्रकार के निवेशों, जो यील्ड है तो अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर और अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के लिए उपयोग की जाती है। यील्ड क्या है कि जो इन्वेस्टर्स को मतलब निवेशकों को यह समझने में मदद करती है कि वे अपने निवेश पर कितना रिटर्न कमा सकते हैं, है ना। हमने आपको यही बताया कि वो ये यील्ड के माध्यम से ये हिसाब लगाते हैं कि वो रिटर्न में जो अब उनको रिटर्न मिला है उनमें से वो कितना कमाए हैं, फ़ायदे में हैं कि घाटे में हैं, इसका हिसाब लगाते हैं ये यील्ड के माध्यम से, है ना। उच्च यील्ड का मतलब है निवेशक को अधिक रिटर्न मिला है, जबकि निम्न यील्ड का मतलब है कम रिटर्न हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट हाई हुआ तो यील्ड का जो रेट है वो हाई हो गया, तो अगर हाई हो गया तो जो निवेशक हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और यदि मार्केट डाउन हो गया तो यील्ड का रेट भी डाउन हो गया, तो इससे क्या होता है कि निवेशक को कम वैल्यू मिलती है तो उसको घाटा होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो जो यील्ड है तो ये मार्केट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट हाई है तो यील्ड का रेट हाई रहेगा, और यदि मार्केट डाउन है तो यील्ड का रेट डाउन रहेगा, लेकिन जो कूपन का रेट है वो फिक्स रहता है और यील्ड का जो रेट है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी तो यही है कि कूपन भुगतान की आवृत्ति क्या होती है। अगर वार्षिक करना है तो 1 लिखना है, अर्धवार्षिक करना है तो 2 लिखना है, और त्रैमासिक करना है तो 4 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण क्या है कि मान लीजिए कि सेटलमेंट तिथि क्या है, सेटलमेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 2022 को आपने कोई एक बॉन्ड खरीदा। अब उसकी मैच्योरिटी डेट 1 जनवरी 2030 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनुअल कूपन रेट है मतलब वार्षिक ब्याज जो मिलेगा उसको 8% मिलेगा। ठीक है, 8% मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये ईयरली यील्ड नहीं होता, 6% ये यील्ड नहीं होता, तो इसको कंप्लीट होने में कितने साल लग जाते, 8 साल लग जाते, है ना, क्योंकि 8% के दर से इसको जो है तो 8 साल में इसको पूरा होता इसकी मैच्योरिटी। लेकिन 8 साल में 8 साल में जितना भी अमाउंट बनता है इसके मैच्योरिटी में, जब ये यील्ड लग गया तो इसमें ये भी जुड़ गया ना, 8% का ये और 6 ये जुड़ गया है। तो ये क्या होता है कि ये 8 साल से पहले भी कंप्लीट हो सकता है अगर मार्केट की वैल्यू अच्छी रही तो। और आवृत्ति क्या है कि 2 है यानी कि अर्धवार्षिक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर हम अपने एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसके जो ड्यूरेशन के जितने भी पैरामीटर्स थे, आई होप कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनको हम यूज करते हैं अपने एक्सेल में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये डेटा है, जो सेटलमेंट डेट है 1/1/2022, मैच्योरिटी डेट है 1/1/2030। ठीक, और कूपन है 8% का और यील्ड है 6% का। हम इसको मान के चलते हैं। देखिए 6% से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं ड्यूरेशन इक्वल टू ड्यूरेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेटलमेंट बताओ, सेटलमेंट डेट ये है हमारा, कॉमा लगाए, मैच्योरिटी डेट ये है 1/1/2030, फिर कूपन का रेट ये है और यील्ड का रेट क्या है 6% ये है। अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, 6% में चल रहा है, इससे भी डाउन हो सकता है मार्केट, हम ये मान के चलते हैं, और इससे ऊपर भी हो सकता है, नो डाउट, है ना। जो मार्केट की प्रेजेंट वैल्यू है, जहाँ पे जैसे जो कंपनी पैसा लेती है आपसे ना, फंड में इकट्ठा करती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अगर उनका प्रोजेक्ट वर्तमान में अच्छा चल गया, मतलब उनका मार्केट अच्छा है, तो आपकी यील्ड वैल्यू बढ़ गई। अगर मान लीजिए कि उनका मार्केट डाउन हो गया तो आपकी यील्ड वैल्यू कम हो गई, लेकिन जो ब्याज का रेट है, कूपन का रेट है, वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब हाफ ईयरली हमने कर दिया है, सेमी एनुअल, और इसको कर देते हैं इंटर। अब देखिए कि टोटल कितने साल में इसका ये मैच्योरिटी अब कंप्लीट हो जाएगा,
ये 6.19। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितने में कंप्लीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम यील्ड को कम करते हैं, 3 करते हैं, तो ये देखिए अभी इधर बढ़ रहा है, 6.37 हो गया। अगर हम इसको 2 करते हैं तो ये देखिए और बढ़ रहा है। पर मान लीजिए कि अगर हम इसको 9 कर देते हैं, 9 कर दिए, तो ये देखिए और पहले कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू प्लस कूपन का जो परसेंट है ये भी ऐड हो रहा है और इसका ड्यूरेशन और पहले जो है तो कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम मान लीजिए कि 4 करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से इसका ये ड्यूरेशन है। तो आई होप दोस्तों कि ड्यूरेशन फंक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा और थोड़ा सा पीछे करके रिमाइंड करके देखिएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक ही बार में आप सोचेंगे कि समझ में आ जाए, तो इतना जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड पूरे फंक्शन है ना, धन संपत्ति से रिलेटेड है, इसलिए इतना जल्दी समझ में आने वाले नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, असंभव भी नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि एक बार आप समझ गए तो फिर आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो ड्यूरेशन फंक्शन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं हमारा जो अगला फंक्शन है इफ़ेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम इफ़ेक्ट को समझ लेते हैं कि इफ़ेक्ट करता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट को जान लेते हैं कि इफ़ेक्ट काम क्या करता है। देखिए, इफ़ेक्ट फंक्शन प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की गणना करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, क्या है? वार्षिक ब्याज दर, जो मतलब प्रभावी वार्षिक ब्याज दर। प्रभावी वार्षिक ब्याज दर, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको आगे भी पड़ेगी कि इफ़ेक्ट फंक्शन क्या करता है कि प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की गणना करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, जब नाम मात्र ब्याज दर और कंपाउंड अवधियां दी जाती हैं। ठीक है, प्रभावी वार्षिक ब्याज दर वह दर होती है जो कंपाउंड को ध्यान में रखते हुए वास्तविक ब्याज दर को दर्शाती है। अब देखिए, जब आप गणित में पढ़ते रहे होंगे, जब आप मान लीजिए कि 8वीं 9वीं में पढ़े रहे होंगे, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को जैसे क्या कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट या कि नॉमिनल इंटरेस्ट उसको कहते हैं सामान्य ब्याज को, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसी का खेल है दोनों का, ये इफ़ेक्ट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं, तो लेने या देने के बीच में जो ब्याज का काम होता है, तो वो ब्याज का काम या तो आपका नॉमिनल होगा या तो कंपाउंड होगा। ठीक है, या तो नॉमिनल होगा या तो कंपाउंड होगा, या तो साधारण ब्याज में काउंट करेगा या कि फिर चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड करेगा, उसको जो है तो काउंट करेगा। ठीक है, अब देखिए कि साधारण ब्याज या सामान्य ब्याज होता क्या है। मतलब कि वह दर होती है जो किसी भी वित्तीय उपकरण या ऋण पर आधिकारिक रूप से घोषित की जाती है बिना कंपाउंड को ध्यान में रखे। ठीक है, मतलब जो साधारण ब्याज क्या होता है कि ऐसा ब्याज जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज न जुड़ा हो उसको साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार आपको क्लियर कर देते हैं कि हो सकता है आप भूल गए हों। इसके बाद यह दर वास्तविक में उधारकर्ता से ली जाती है या निवेशक को बॉन्ड या बचत उपकरण के माध्यम से मिलती है। सामान्य ब्याज दर का उपयोग कई स्थितियों में किया जाता है। अब देखिए, जो नॉमिनल इंटरेस्ट होता है, सामान्य ब्याज या साधारण ब्याज जो होता है, तो ये जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, है ना, और बॉन्ड खरीदे तो जो आपका कूपन मिला 8% का, ठीक, तो वो 8% आपको कैसे मिला? कंपाउंड में मिला है या नॉमिनल में मिला है? बिल्कुल नॉमिनल में मिला है, मतलब साधारण ब्याज मिला है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिला है। ठीक है, तो जो सामान्य ब्याज है
तो कहाँ मिलता है? जैसे निवेशक को बॉन्ड या बचत उपकरण के माध्यम से मिलता है। सामान्य ब्याज दर का उपयोग कई स्थितियों में किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जो सामान्य ब्याज है वो कहाँ और कब लगता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने लोन एग्रीमेंट्स किया, ठीक है, ऋण अनुबंध, ठीक, मान लीजिए कि आप लोन ले रहे हैं, कि जब आप बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो दूसरे को पैसा उधार देता है, ठीक है, तो ऋण अनुबंध में सामान्य ब्याज दर निर्दिष्ट की जाती है ना। उसमें जो ब्याज लगाया जाता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट लगाया जाता है, साधारण ब्याज लगाया जाता है ना। यह दर वह होती है जो आपको अपने ऋण पर चुकानी होती है बिना कंपाउंड को ध्यान में रखे, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के आपको ये ब्याज देना होता है जब आप लोन लेते हैं तो, ठीक है। और साधारण ब्याज कहाँ लागू होता है? दूसरा है जब बॉन्ड जारी करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब कंपनियां या सरकार बॉन्ड जारी करती हैं तो वे बॉन्ड्स के प्रॉस्पेक्टस के सामान्य कूपन दर निर्दिष्ट करती है। यह दर वह होती है जो बॉन्ड धारकों को निश्चित अंतराल में चुकाई जाती है, ठीक है। अब जैसे जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो जब जो आपको ब्याज मिलता है, जो कूपन मिलता है, तो वो कूपन के रूप में जो ब्याज मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है? आपको नॉमिनल इंटरेस्ट ही मिल रहा है, साधारण ब्याज ही मिल रहा है, आपको कंपाउंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब बचत खाते में मान लीजिए कि आपका कोई खाता है बैंक में, किसी बैंक में कोई खाता है आपका सेविंग अकाउंट्स, तो आपने मान लीजिए पैसा रखा है, तो बैंक क्या करती है कि उसमें से आपको कुछ ब्याज देती है, और वो जो ब्याज देती है वो भी किस तरह का ब्याज देती है? नॉमिनल देती है, साधारण ब्याज देती है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देती है, ठीक है। तो बैंक अपनी बचत उत्पादों के विज्ञापन या खाता शर्तों और नियमों के सामान्य ब्याज दर निर्दिष्ट करती है। यह दर वह होती है जो आपके बचत खाता बैलेंस पर अर्जित होती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ साधारण ब्याज लगता है? जब आप लोन लेते हैं वहाँ साधारण ब्याज लगता है, बॉन्ड जारी होता है वहाँ साधारण ब्याज लगता है, सेविंग अकाउंट है उसमें भी साधारण ब्याज लगता है, और जो क्रेडिट कार्ड अनुबंध होता है ना, जो क्रेडिट कार्ड आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड जारी करता अपने शर्तों और नियमों में APR मतलब एनुअल परसेंटेज रेट को सामान्य ब्याज दर के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। यह वह दर होती है जो आपको बकाया राशि पर चुकानी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं किसी बैंक का, जैसे SBI का हो गया, HDFC बैंक का हो, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपने उसका पैसा यूज किया है, तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपये यूज किया, 50,000 में से 30,000 रुपये आप जमा कर दिए हैं और 20,000 रुपये आपका बकाया है। तो जो बकाया राशि है आपकी, उसमें जो ब्याज लगेगा वो कौन सा ब्याज लगेगा? नॉमिनल लगेगा, ठीक है, साधारण ब्याज लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण क्या है कि मान लीजिए कि आपने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है। कैसा लोन लिया है? पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत ऋण लिया है 8% सामान्य ब्याज दर पर, ठीक है। यह 8% आपकी सामान्य ब्याज दर है जो आपको वार्षिक रूप से चुकानी होती है बिना कंपाउंड को ध्यान में रखे, ठीक है। हमने जैसे आपको बताया, ठीक है, कि आप जो मान लीजिए किसी बैंक से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जो ब्याज देना होता है वो सामान्य ब्याज देना होता है, साधारण ब्याज देना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो बॉन्ड का एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि आपने एक बॉन्ड खरीदा है जो 7% वार्षिक कूपन दर पर जारी किया गया है। यह 7% आपकी सामान्य ब्याज दर है जो आपको हर साल मिलती है, ठीक है। आपने एक बॉन्ड खरीदा है और जिसका जो ब्याज है तो 7% वार्षिक मिलेगा आपको। तो किस रूप में मिलेगा? कंपाउंड में मिलेगा या नॉमिनल में? नहीं,
वो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट में मिलेगा, यानी साधारण ब्याज में मिलेगा। अब इसका जो सिंटैक्स है लिखने का वो क्या क्या है, पहले आप इस तरह से बराबर का सिंबल लगा के इफेक्ट लिखेंगे, फिर नॉमिनल रेट लिखेंगे और फिर NPER बाई नंबर ऑफ पीरियड ईयर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पैरामीटर्स दो हैं, एक है नॉमिनल रेट मतलब नाम मात्र का वार्षिक ब्याज, और NPR बाई का मतलब है एक वर्ष में कितनी बार ब्याज कंपाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि नाम मात्र का ब्याज 8% है और एक वर्ष में कंपाउंड अवधि 4 है। ठीक है, कंपाउंड अवधि का मतलब होता है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो किस तरह से लगेगा, वार्षिक लगेगा कि अर्धवार्षिक लगेगा कि तिमाही लगेगा, है ना, त्रैमासिक। अगर वार्षिक लगता है तो कंपाउंड अवधि 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि अर्धवार्षिक लगता है यानी सेमी एनुअल लगता है तो 2 हो जाएगा, और यदि क्वार्टरली लगता है तो अवधि में 4 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको एक्सेल में यूज करेंगे। ठीक, ये देखिए अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे नॉमिनल रेट कितना है, 8% है, और ये नंबर ऑफ पीरियड ईयर क्या है, 4 है। 4 है मतलब क्या है, ये क्वार्टरली है, माने 3 महीने में है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इफ़ेक्ट निकाल लेते हैं। इफ़ेक्ट से क्या निकलेगा कि अगर किसी अमाउंट का 8% उसका नॉमिनल है, साधारण ब्याज है, तो इसका जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना बनेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि इक्वल टू इफेक्ट नॉमिनल रेट कॉमा नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, और इसको करते हैं इंटर। ठीक है, तो 8.24%। ठीक है, 8.24% इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि 10,000 रुपये है, क्या है, 10,000 रुपये है, और हम इसको क्या किए हैं, किसी से हम उधार लिए हैं, मान लीजिए। ठीक है, हम उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं किसी से। अब इसका हमको साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, बराबर का निशान लगाए, ये अमाउंट है इसको हम सेलेक्ट किए, इनटू, और नॉमिनल रेट कितना है 8%, तो ये कितना निकला, 800 रुपये निकल आया। लेकिन अगर इसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो कैसे निकलेगा, फिर हम बराबर का निशान लगाएंगे, ये अमाउंट इनटू ये, अब क्योंकि हमको कंपाउंड निकालना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करके और ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो रहा है, जो साधारण 10,000 रुपये का साधारण ब्याज था वो 800 रुपये बन रहा है, और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बना है, वो कितना बन रहा है, 824 रुपया 32 पैसा बन रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए नॉमिनल को, 24 रुपये 32 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 24 रुपये 32 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये जो 800 रुपये निकला है ये कैसे निकला है, ये वार्षिक निकला है। एक वर्ष में जो आपको ब्याज देना है 10,000 रुपये का 8% की दर से, वो वार्षिक निकला है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसको मंथली निकालना चाहते हैं, महीने बाई महीने का, तो आप क्या करेंगे, आपने ये जो फार्मूला लगाया है, तो जहाँ पे ये 8% यहाँ पे लिखा है, इसको आप डिवाइड करिए किससे, 12 से, 12 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 66 रुपये 67 पैसे आया है। साधारण ब्याज एक महीने में 10,000 रुपये का कितना देना पड़ेगा, 66 रुपये 67 पैसे। यदि साधारण ब्याज की कीमत कितनी है, 8% है, तो इसी तरह से जो चक्रवृद्धि है इसको भी हम निकाल लेते हैं, तो इसमें भी हम इसको 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो हमारा ये नंबर ये है कि ब्याज का रेट है, इसमें 12 से भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मंथली आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए
तो अब हम इसको ये बता सकते हैं कि 12 ये जो 10,000 रुपये है, तो इसका जो साधारण ब्याज है 1 महीने का तो 66 रुपये 67 पैसे बनता है, और जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 10,000 रुपये का, तो ये बन रहा है 68 रुपया 69 पैसा। ठीक है, डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है? 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया 3 पैसा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इफ़ेक्ट फंक्शन क्या काम करता है। इफ़ेक्ट फंक्शन क्या काम करता है? जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको निकालने का काम करता है। ठीक है, अब इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 महीने का है। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे ये इंटू 12, तो कितना आना चाहिए? 800 आया है। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से इसको भी अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 824 रुपये 32 पैसे आया है। और इसको अगर आप यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए आ गया आपको। ये जो ऊपर वाला है ये आपको मंथली बता रहा है, और ये जो है नीचे 800 रुपये लिखा हुआ है ये आपका सालाना है, यानी कि वार्षिक है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको त्रैमासिक नहीं, अगर हम इसको अर्धवार्षिक करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड को 4 के स्थान पे 2 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि बदलाव क्या हुआ है। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जहाँ पे 8.24 था तो यहाँ पे आ गया है 8.16। ठीक है, तो इसमें इतना ही बदलाव हुआ है कि 66 रुपये 70 पैसा, और इसमें टोटल 68 रुपये आ गया है। तो डिफरेंस कितने का आया है? 1 रुपया 33 पैसे का। ठीक है, अब देखिए 16 रुपये का डिफरेंस आ गया है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, अगर हम इसको 1 करते हैं एक ही बार में तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में हम पेमेंट कर रहे हैं तो फिर कहाँ से आएगा। ठीक, अगर आप इसको 2 करते हैं या 4 करते हैं तब इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इफ़ेक्ट फंक्शन क्या काम करता है। इफ़ेक्ट फंक्शन के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि जब भी हम कोई लोन या कोई भी पैसा किसी से उधार लेते हैं या देते हैं, तो वो व्यक्ति हमसे साधारण ब्याज में ले रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज में ले रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम ये इफ़ेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे कि इफ़ेक्ट फंक्शन क्या काम करता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों इस फंक्शन को आप यूज करिए, और यूज करने के बाद बताइए कि आपका रिज़ल्ट क्या आया, क्या आपका रिज़ल्ट सही आया या नहीं आया है, इसके बारे में आप हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद फिर हम मिलते हैं फाइनेंशियल ग्रुप का जो हमारा अगला फंक्शन है तो एफवी और एफवी शेड्यूल के बारे में हम बताएंगे। तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ड्यूरेशन और इफ़ेक्ट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।